Hi guys, what's up? So I'm going to start here class 9 NCERT economics. Okay, so UPSC के लिए चार इकोनॉमिक्स की NCERT इम्पोर्टेंट है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12. So this NCERT is for the basic. Okay, what is the basic need of the UPSC? So from here only you can clarify your basics clearly. Okay, so I will start here first from the class 9 NCERT. So आप देखें कि evolution of NCERT is the important कि how the technical terms will come, where will we discuss the philosophy of the economics and other important part of the topics that is really important for the UPSC preparation. Okay, so here I will discuss 4 chapter. सो चार ही चैप्टर हैं क्लास 9 NCERT इकोनॉमिक्स में. फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. सेकंड है पीपल्स एज रिसोर्स, मतलब किस तरीके से पीपल्स का इम्पोर्टेंट, मतलब पॉपुलेशन, लोगों का क्या इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस देने में, या फिर ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है. थर्ड है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, किस तरीके से गरीबी जो है वो किस तरीके से किसी भी इकोनॉमिक को क्या वीक बनाती है या किसी कंट्री को किस तरीके से वीक बनाती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि फूड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड द विलेज पालमपुर. ओके, सो पालमपुर क्या है कि वेल कनेक्टेड गांव है. यहाँ पे क्या है, ये एक वेल कनेक्टेड गांव है. आप यहाँ पर यू कैन सी इन द फिगर एक्चुअली. तो यहाँ क्या है, मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इज देयर. पालमपुर विलेज में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. आप यहाँ देखिए वेल कनेक्टेड गांव है, रोड गोइंग टू, मतलब शहर से कनेक्टिविटी मेंटेन है. रायगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 3 किलोमीटर के दूर पर ये गाँव है. यहाँ ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी भी होती है, डेयरी फार्मिंग हुआ या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्केल हुआ, स्मॉल लेवल पे ये इन तरीके की क्या होती है यहाँ पे, मतलब रिसोर्स ऑफ इनकम होती है यहाँ पे. ओके, शो योर व्हाई नाउ यू आर गोइंग टू शो योर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज देयर सच. आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी फार्मिंग से, ट्रांसपोर्ट है, ये जनरली इस विलेज में होता है. लिमिटेड स्केल पर, कहीं छोटा सा गांव है, कुछ ही लगभग 450 की फैमिली यहाँ रहती है इस विलेज में लोगों की, जिसमें से कुछ अपर कास्ट है और लोअर कास्ट, मतलब दलित पर्सन है. तो अपर कास्ट जो है वो टोटली लैंड होल्डर्स हैं, आप कह सकते हैं लैंड ऑनर हैं, और कई यहाँ पर लैंडलेस फार्मर हैं जो मतलब दिहाड़ी मजदूर पे भी काम करते हैं यहाँ पे और अपने जीवन यापन करते हैं. सो दैट्स व्हाई हियर I am going to discuss. Okay, so यहाँ क्या स्टोरी ऑफ पालमपुर, इसमें जस्ट स्टोरी, फर्स्ट चैप्टर में पूरे स्टोरी के बारे में, मतलब किस तरीके से बेसिक फाउंडेशन होता है, पीपल को कैसे हम रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, कैसे एसेट्स की तरह हम यूज कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. ओके, सो आप देखिए यहाँ, सो हियर we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. जो peoples हैं उनकी एक्टिविटी से हम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो डिजायर है उन लोगों की वो कैसे फुलफिल करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे हम क्या चीज, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी. यहाँ पे क्या है, फार्मिंग, क्योंकि गाँव में आप देखते हैं जनरली ज़्यादातर पॉपुलेशन जो होती है टोटली डिपेंड किस पे होती है, फार्मिंग सेक्टर पे होती है, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है. तो दैट्स वाई वहाँ ये क्या करते हैं, लोग जो रहते हैं विलेज के वो टोटली डिपेंड होते हैं फार्मिंग पे. तो यह देखिए मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फार्मिंग इज द मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी इस गाँव की. ओके, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, नॉन फार्म एक्टिविटी जिसको बोले स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग. क्या क्या है, शॉपकीपर्स है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, जैसे ग्रोसरी का दुकान हो गया, वहाँ पे मतलब आप खरीद सकते हैं कोई भी चीज़, वो लोग सेल करते हैं. तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से डिफाइन है, क्या क्या चीज़ उसमें आती है. जो आपका प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किस चीज़ पर डिपेंड करता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
डिपेंड करे, फर्स्ट किस पे करेगा, लैंड पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे ये करेगा, लेबर पे डिपेंड करे, अदर किस पर, ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करे। ये तीन चीजों पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है। नाउ यू कैन सी इन द फिगर दिस पॉइंट क्लियरली, या इन दिस पॉइंट, यस। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब देखिए लैंड क्या है कि लैंड आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड एसेट है। लैंड क्या है, फिक्स्ड एसेट है। आप यहाँ पे क्या है, दो से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। एक एरिया है, वहाँ फार्मिंग लैंड है जहाँ काम करेंगे आदमी, और अपने जो उसका ऑनर है वो उसको लेगा, और कुछ जो काम करने वाले हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वहाँ पे काम करने की। ऐसे फिजिकल कैपिटल इसमें होता है दो, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, जैसे कोई मशीन है, तो मशीन कोई फार्म सेक्टर के लिए कोई मशीन आई है तो वो फिक्स्ड कैपिटल की तरह काम करता है। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, जैसे वर्किंग कैपिटल काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कोई अदर पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब वीट जनरेशन हो गया या फिर राइस जनरेशन हो गया फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर से, तो हाँ वर्किंग कैपिटल में क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वर्किंग कैपिटल की तरह काम करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू है। सो रिमेंबर गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू अदर, या यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर से क्लियरली आप देख सकते हैं कि लैंड क्या है, फिक्स्ड है, और कैपिटल जो मशीन है वहां से क्या हो रहा है, इसको मतलब सही तरीके से स्किल वे से अगर आप इसका यूज करते हैं तो यहाँ से कैपिटल से अपन को क्या मनी जनरेट होती है, किसके लिए, अपने जीवन को यापन करने के। और ये लेबर है, ऐसी एंटरप्रेन्योर, ये अपनी स्किल यूज करके किस तरीके से मनी को जनरेट करता है फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और शॉप कीपिंग से। ओके, सो दैट्स व्हाई फ्रॉम यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या है, आप यहाँ देखिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो ह्यूमन से जो कैपिटल जनरेट होती है, फिजिकल कैपिटल जो वर्किंग, जैसे बैलगाड़ी हुई, वहां से हम लोग कोई कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, या फिर ट्रैक्टर से कोई कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन अपने स्किल्स को यूज करके जो कैपिटल्स को जनरेट करता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन थी, पॉइंट लाइन है, वो पॉइंट लाइन से आप समझ सकते हैं कि 1960 से पहले, ये 1960 से पहले इधर क्या था, और आफ्टर 1960 क्या, 1960 से पहले था कि भाई कोई मॉडर्न फार्मिंग नहीं थी, जब लोकल तरीके की फार्मिंग यूज किया जाता था वहाँ पे, और कोई भी स्किल्स वगैरह भी नहीं थी किस तरीके से हम फूड का प्रोडक्शन जो है एक लैंड पे किस तरीके से इंक्रीज कर सके, हम यील्ड ऑफ द वैरायटी ऑफ द फूड कैसे हम लैंड पे इंक्रीज कर सकें, किसकी, राइस और व्हीट की। ओके, तो ये कहाँ से आया था कि बिफोर द 1960 इंक्रीज इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाई मल्टीपल क्रॉपिंग। पहले क्या करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू ही हम क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। ओके, द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्डिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उससे ही हम हाई यील्ड, HYV, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ सीड्स, मतलब हाई यील्ड की सीड्स होंगे उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। द सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। पहले क्या थी, लो यील्ड ऑफ द वैरायटी ऑफ सीड्स होते थे, उसकी तरह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, लिमिटेड प्रोडक्शन होता था। तो दैट्स वाई 1916 के बाद ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। उसके थ्रू कई स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया गया, जिससे मतलब एकदम जंप कर गया किसका, मतलब स्मॉल लैंड में क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। ओके, मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। आप देख सकते हैं high yield seeds promise to produce much greater amount of grains on a single plant. Okay, so that's why this is the important things here. Remember किस तरीके से हम evolution देख रहे हैं, किसका, NCERT में इकोनॉमिक्स का evolution हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो farmer of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out to modern farming method in India. उन्होंने
फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ यूज किया गया था? यहाँ पे पंजाब होगा, हरियाणा होगा, इस जगह। ओके, तो इसके थ्रू क्या हुआ? इरीगेशन, सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, high yield seeds, chemical fertilizer, pesticides in farming. Some of them farm machinery like tractor, threshers, plowing, harvesting. मतलब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक भी यूज कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स फार्मिंग के लिए यूज कर रहे, मॉडर्न मशीनरी यूज की जा रही थी। हार्वेस्टिंग फास्ट कैसे हो सके, प्लोइंग कैसे हो सके, इसकी तरह हम मशीन यूज करें। लेकिन इसका एक क्या था, बेनिफिट भी नहीं था। मतलब कहीं अगर बेनिफिट है और कहीं इसके मतलब प्रोज और कॉन्स दोनों इसके एग्जिस्ट करते थे। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा हाई यील्ड और वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई थी यहाँ पे। ओके, आप दे सकते हैं associated with the loss of soil fertility. Okay, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increase of use of chemical fertilizer. Chemical fertilizer की वजह से क्या हो गया कि ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लेट होता गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम कह रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए कि ट्यूबवेल्स आपने लगाए तो वो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर है उसको ऊपर सक कर लेगा और ऊपर ही ऊपर उसको फील्ड में पहुंचा देगा वाटर। लेकिन क्या होगा, ग्राउंड वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्लेशन में चला जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा ग्राउंड वाटर। यहाँ पे क्या, एनवायरमेंट रिसोर्सेज गोइंग टू डिग्रेड ऑन दैट टाइम। क्या हो गया, लाइक द सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ड ओवर 1 ईयर। कई चीजें क्या यहाँ देखने को मिली, मतलब जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो रही थी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा था। ओके, सो दिस और एनवायरमेंट रिसोर्स से डिग्रेड होते जा रहे थे। तो वन डिस्ट्रॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। तो इनको रिस्टोर करने में बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होती थी। अब देखते हैं सॉइल की अगर फर्टिलिटी चली गई तो इट इज नॉट इजी टू रिस्टोर दैट थिंग्स है। अब मॉडर्न केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता था कि जैसे वाटर आया, अब वाटर की वजह, वाटर के बहाव के साथ ये जो केमिकल्स हैं ये चले जाएंगे। देन these chemicals going to store in lake and the river। उसकी वजह से क्या एलिगल ब्लूम्स फॉर्म हो गया। एलिगल ब्लूम्स के की वजह से क्या होगा, मरीन्स जो एनिमल्स हैं, मरीन्स एनिमल्स हैं, यहाँ पर मरीन प्लांट हैं, दैट नॉट गोइंग टू टेक अ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर। उसकी वजह से क्या होने लगे थे, मरीन एनिमल्स गोइंग टू डाई ड्यू टू एलिगल ब्लूम की वजह से। एलिगल ब्लूम्स क्यों हो रहा था, ड्यू टू high use of the chemical fertilizers in the field। okay, तो ये क्या होता है, chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plant। ठीक है, हम मतलब बहुत ही जल्दी ये क्या डिजोल्व हो जाते थे और immediately available to the plant, but they may not be retained in the soil for a long। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग समय तक क्या है, सॉइल में रिटेंशन नहीं बना के रखते थे। ये क्या करते थे, अगर पानी आया, पानी के बहाव के साथ, फ्लो ऑफ द वाटर के साथ ये भी फ्लो हो जाते। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक। समझे, तो केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन इवन बिफोर। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट किस तरीके से ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। आप देख रहे हैं कि करंटली इंडियन गवर्नमेंट गोइंग टू शिफ्ट, आप कह सकते हैं कि जीरो बजट फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कैन नॉट डिग्रेड। वी डोंट वांट टू लूज द सॉइल फर्टिलिटी हियर। एक बंजर भूमि की तरह वो रिएक्ट करने लगती है सॉइल। ओके, सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट टॉपिक इज, आप रिमेंबर रखिए किस तरीके से कि इकोनॉमिक्स में हम कैपिटल को कैसे जनरेट करते हैं, लेबर का कहाँ यूज करते हैं, लैंड का कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द पीपल्स एज अ रिसोर्स। व्हिच वन, पीपल्स एज अ रिसोर्स। सो हियर यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम पीपल्स मतलब जो लोगों हैं, पॉपुलेशन है, उनको हम किस तरीके एसेट्स की तरह यूज कर सकते हैं रादर देन द लायबिलिटी। एसेट्स आप समझिए एक वो चीज है, एसेट्स जिससे क्या है कि मनी जनरेट होती है एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। जैसे आप समझिए कि दो यहाँ पे
दो फ्रेंड थे, टू फ्रेंड्स हियर। फ्रेंड आप कह सकते हैं, दो फैमिली थी, एक बूटा सिंह की फैमिली थी और एक अदर फैमिली थी जिसमें बच्चा था एक शकल और बिलास। दो बच्चों की यहाँ पे कहानी। अब शकल क्या होता है, शकल के उसके माँ बाप ने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ाया, जबकि उनकी मदर हाउसवाइफ थी, उसके साथ भी वो काम को कंट्रीब्यूट करता था। कौन? शकल। ओके, सेकंड चैप्टर में आप समझिए, दो बच्चों की कहानी है यहाँ पे, शकल और बिलास की। अब तो शकल को क्या हुआ कि भाई इसको पढ़ने में भी मन लगता था। ही इज वेरी मच हार्ड वर्किंग पर्सन टूवर्ड्स द स्टडी। ओके, तो ये पढ़ता था। 12th के बाद इसने क्या किया, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया और उसमें अच्छा करने के बाद उसको एक नौकरी मिल गई। तो दैट व्हाट ही now he is getting a package like means 20,000 per month, 30,000 per month. So that money going to help him, उसकी फैमिली के लिए ये क्या कर रही, हेल्प कर रही थी। अदर क्या था, बिलास क्या था कि भाई बिलास को ऑर्थराइटिस भी था, ठीक है, एक मेडिकली नॉट दैट मच ऑफ फिट बिलास, और उसकी फैमिली भी लेबर फैमिली से बिलोंग करता था। फिशिंग का व्यापार था, मतलब फिशिंग को सेल करते थे इनकी मदर, तो दिन भर में 20 से 30 रुपए इनके मदर को मिल जाता था। तो अब इनकी मदर भी मतलब बीमार पड़ गई कुछ समय के बाद। अब पूरा किसके ऊपर भार आ गया, सेल करने का, बिलास को। अब बिलास पढ़ने में किसका मन नहीं लगता था, किसका? बिलास का। तो बिलास, और आप शकल में देख सकते हैं कि बिलास इज गोइंग टू बिकम अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से कि government will think about the Bilas or not Bilas going to think towards the economy to contribute towards the economy of our country. So आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शकल एक एसिड्स बन गया था, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। तो पीपल एज रिफर्ड एन एफर्ट्स टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन द एसिड्स फॉर द इकोनॉमी रेदर देन द लायबिलिटी। तो पॉपुलेशन को क्या बनना चाहिए? एसिड्स बनना चाहिए, ना कि लायबिलिटी। तो एसिड्स बनने के लिए स्किल्सफुल होना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे लोग बहुत जरूरी है, वही लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। किस किस में कब बन सकता है ह्यूमन कैपिटल? अगर वो फॉर्म ऑफ द एजुकेशन, ट्रेनिंग्स एंड मेडिकल केयर। और इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्शन नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। समझे? वही कैपिटल बन सकता है, ह्यूमन कैपिटल वही बन सकता है जिसका जो एजुकेटेड है, मतलब उसके माँ बाप ने उनको सही एजुकेशन, सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करा है, ट्रेनिंग्स दी है, मेडिकल केयर फैसिलिटी दी है, तो वो एसिड्स फ्यूचर में वही चीज बन जाता है। ओके, तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कि पीपल्स एज अ रिसोर्स एज अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। किस तरीके से जो वर्किंग पीपल है उनकी जो प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटी वो किस तरीके से जनरेट हो रही है, वही पीपल्स एज अ रिसोर्स। आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट एज अ रिसोर्स, मिनरल्स एज अ रिसोर्स, सेम लाइक है पीपल्स एज अ रिसोर्स। तो किस तरीके रिसोर्स होंगे? अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, पैकेज मिलेगा, टैक्सेस वो लोग भरेंगे, वो क्या कंट्रीब्यूट होगा इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा कोई भी कंट्री का। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? GNP में कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर GDP में कंट्रीब्यूट करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ समझिए कि किस तरीके इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return just like investment in the physical capital। आप समझ रहे कि जिस तरीके से हमने कोई ट्रांसपोर्ट में कोई व्हीकल्स को खरीदा, अब व्हीकल्स को हमने क्या किया कि कोई बस है, हमने कोई ए प्लेस से बी प्लेस के बीच में हमने इस बस को चलाना चालू किया, क्या फिजिकल कैपिटल है। तो यहाँ के किराया इसका आएगा, आने जाने का जो भी होगा, तो दैट विल जनरेट द कैपिटल। सिमिलर लाइक ह्यूमन कैपिटल कि अगर अपन अभी इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचर में it will give you a high returns that will provide to you, okay, because a higher productive of the healthier people, जो peoples जो होंगे ना वो क्या होंगे, highly productive होंगे फ्यूचर में चल के। okay, so other important point you can see here,
Yeah, investment in human resource like education, medical care can give a high rates of return in future. समझ रहे हैं ये वाले पॉइंट को आप देखिए कि किस तरीके से हाई रेट ऑफ रिटर्न्स यहाँ पे देंगे आपको. या वेट अ सेकेंड. यस, फ्यूचर में हाई रेट्स ऑफ रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है. इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज द सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल. जिस तरीके से आप फर्टिलाइजर को यूज करते हैं एक अच्छी ईल्ड ग्रोइंग करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये ह्यूमन कैपिटल को भी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट. ओके, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्री, दे import the natural resources needed in their country. How did they become rich, developed? They have invested on people, especially in the field of the education and health. Okay, these people have made efficient use of other resources like land and capital. सही है, अगर कोई skillful person है, skillful farmer है, तो उसको पता है कि भाई किस तरीके से हम fertility increase कर सकते हैं सॉइल की, इफिशिएंटली टेक्नोलॉजी को, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो वही आदमी क्या बता सकता है जो स्किलफुल है, जो पढ़ा लिखा है, वो सही से बता सकता है ना. अदर यहाँ इसी में टॉपिक आता है जिसमें कहते हैं ना वेरियस एक्टिविटी बाय हैविंग प्लेजर इनटू 3 मेन सेक्टर. फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर. आप देख सकते हैं यहाँ पे. या ये देखिए एग्रीकल्चर फर्स्ट, तो एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. अब यहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ओके, या फिर आप देख सकते हैं कोई भी अदर स्किल्स यूजिंग टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग. और थर्ड वन क्या हो गया आपका, जैसे एजुकेशन और टूरिज्म सेक्टर हो गया. सिमिलर आप यहाँ पे देख सकते हैं. वेट अ सेकेंड. या इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, poultry farming and mining. तो ये किस में आता है प्राइमरी सेक्टर में. सिमिलरली acquiring, manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, ये किस में आता है टर्चरी सेक्टर में. टर्चरी में क्या क्या आएगा, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस आ रहा था टर्चरी सेक्टर. सो आप फिगर में भी यही चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, दिस फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो वो क्या है सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ये टर्चरी है. नाउ इसमें 2 एक्टिविटी आती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या है कि जैसे लैंड ओनर है, तो लैंड ओनर क्या क्या है कि कोई चीज जनरेट, जैसे वीट जनरेट 10 क्विंटल, कोई भी एक फार्म लैंड है, यहाँ से हम समझते हैं जैसे कोई एक फार्म लैंड है. अब इसमें 100 क्विंटल ऑफ गेहूं इसमें मतलब जनरेट कल्टीवेट हुआ यहाँ से, तो यही चीज कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा. तो वहाँ पे ये सेल कर सकते हैं, वहां से मनी जनरेट होगी, तो उसको हम क्या होते हैं मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं. सिमिलरली नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है कि इसमें जो लेबर लगी हुई है, तो लेबर को उतना ही लिमिटेड मिलेगा, तो वो मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे नहीं, तो सेल्फ कंजम्पशन. सो जनरली नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है. जबकि मार्केट एक्टिविटी क्या है कि आप मार्केट में जाके कोई चीज सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं. सिमिलरली आप देखिए कि अब यहाँ पे क्या चीज आता है कि देखने को मिलता है कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ इन द सोसाइटी में किस तरीके से डिवीजन होता है कि है जैसे आप यहाँ पहले चैप्टर आपने समझा कि शकल और बिलास में क्या कि शकल स्किल बन गया, स्किलफुल बन गया था, और बिलास स्किलफुल नहीं बन पाए. सिमिलरली यहाँ क्या आता है कि आप एक फैमिली में भी देखने को देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमन इन द फैमिली ऑल्सो. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर देखिए आप. हाँ ये चीज, वेट अ सेकेंड, यस, ये यहाँ पे देखिए कि किस तरीके डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमन इन द फैमिली. वुमन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोरस एंड मैन वर्क इन द फील्ड. ओके, नाउ अब क्या रहता था कि भाई जो वुमन है घर में, तो वो हाउस वाइफ बन के ही रह जाती है कि भाई सिर्फ
हाउस के लिए जो कंट्रीब्यूट चीज़ें हैं वही चीज़ कंट्रीब्यूट कर पाती है कि खाना बनाना और कोई अदर चीज़ करना। तो सिमिलरली अगर वुमन भी इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर सकती है, अगर वो उसको पढ़ाएं हम लोग अच्छे से, अच्छी शिक्षा दें, तो वो भी इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। सिमिलरली आप यहाँ देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए कि पीपल्स को हम कैसे रिसोर्स की तरह यूज करें, उसके लिए जरूरी है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट्स बाई अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। यार हेल्थ जो है यहाँ पे जैसे देखने को मिलती है यहाँ पे लाइफ और स्किल फॉर्मेशन। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ओके, यही एक मतलब क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, वही डिसाइड करती है ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए। जबकि इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर लायबिलिटी ऑन द इकोनॉमी। समझो यहाँ पे तो पढ़े लिखे तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसको ना, जो स्किलफुल हैं, जो एजुकेटेड हैं, उसको हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड अ जॉब। जैसे कोई किसी ने इंजीनियरिंग की, बीटेक की, अब ही वांट टू विलिंग अ वर्क, काम करना चाह रहा है लेकिन इसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम इनको अनएम्प्लॉयमेंट बोले। लेकिन अगर मदर है, आपकी मदर है, हमारी मदर है, हाउस वाइफ की तरह काम कर रही है, लेकिन शीज डोंट वांट टू विलिंग टू वर्क, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। या फिर जो चिल्ड्रेन है एजुकेशन में है, वो जैसे 15 ईयर्स से छोटे हैं, 15 साल से छोटे हैं, और वो भी किस में नहीं आई, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते हैं। ओके, जो पीपल जो विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, उनको ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में लिख सकते हैं। अदर So in case of India, we have unemployment in rural and urban areas. रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी है। आप देख सकते हैं सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या है कि भाई जैसे आप देख सकते हैं फार्म में, अब फील्ड है कोई, एक लैंड है यहाँ पे, अब उसमें क्या होगा कि जो काम करने वाले हैं सीजनली, जैसे खरीफ फसल स्टार्ट हुई और रबी फसल, तो इनके बीच में ही कोई गैप होगा। अब वो लोग क्या होंगे, अपने घर पर बैठेंगे, तो ये 4 महीने के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सीजनल है, मतलब सीजनली ही इज गोइंग टू वर्क। सिमिलरली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई भी फार्म लैंड है, अब वो फार्म लैंड में क्या हो रहा है, इस फार्म लैंड में कौन कौन वो कर रहे हैं काम, हाँ जैसे 5 लोग काम कर रहे हैं पहले से, अब 2 लोग और आ गए, और जब ये कितना कुंटल, 100 क्विंटल्स ओनली क्या कर रहा है, वीट को जनरेट कर रहा है, वीट को प्रोडक्शन कर रहा है 100 क्विंटल का। अब 2 लोग और आ गए यहाँ पे, तो 7 लोग भी 100 क्विंटल को ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जबकि पहले 5 लोग ही 100 क्विंटल को प्रोडक्शन कर पा रहे थे। सो दैट्स इसको हम क्या डिसगस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई ज़्यादा लेबर को हम यूज कर रहे हैं जबकि हमें लिमिटेड लेबर भी यूज करने से ऐसा हो सकता था। ओके, और जबकि अर्बन में आप देखें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो किस किस वजह से पॉवर्टी हम देखने को मिलेगी। फर्स्ट है फॉलोइंग इशूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इसमें क्या है लैंडलेसनेस, कि भाई फार्मर है, इनके पास लैंड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस। ये कैटेगरीज को डिफाइन किया गया किसमें, पॉवर्टी में। और यही एक चैलेंज है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही तो चैलेंज है, वर्ल्ड को यही चैलेंज है, किस तरीके से इस चीज़ों को हम टैकल कर सकें। कि कोई लैंडलेस फार्मर, तो हम उसको कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब दे सकें, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली अगर बहुत बड़ी है उसको छोटा कैसे कर सकें। दिस द प्रॉब्लम्स फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब यह देखिए कि किस तरीके से पॉवर्टी है सीन बाई सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट से ही पॉवर्टी को दिखाया जाता है। जनरली पहले क्या होता था कि इनकम, लेवल्स ऑफ इनकम या कंजम्पशन है, उससे उस इंडिकेटर से हम डिफाइन करते थे पॉवर्टी। लेकिन अब कैसे हम डिफाइन करते हैं पॉवर्टी, अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे लैक ऑफ मीन्स इंडिकेटर लाएगा इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ
access of healthcare, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water and sanitations। ये तरीके से अभी क्या डिफाइन की जा रही है पॉवर्टी को। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। यहाँ पे क्या है, वेरी कॉमन थी वल्नरेबिलिटी है, सोशल एक्सक्लूजन से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो गरीब हैं, जैसे गरीब हैं तो वो गरीब ही होते जा रहे हैं क्योंकि उनका सोशल एक्सक्लूजन होता जा रहा है। उनको नॉट ही इज गोइंग टू वर्क एज अ स्किल, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है तो वो अपने उन जैसे कोई अगर फिश मार्केट में फिश बेच रहा है तो उसके बच्चे भी फिश मार्केट में फिश बेचते हैं, या फिर सब्जी वाले उनके बच्चे भी वही है। तो यहाँ सोशल एक्सक्लूजन। तो एक दो का तरीके से कैटेगरी डिफाइन करती है, एक पॉवर्टी जो हाईली गरीब है और एक हाईली अमीर है। तो सोसाइटी सिर्फ अभी डिफाइन किया है दो ही लेवल से, गरीब और अमीर से। नाउ हियर आई एम टू नाउ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन की जाती है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। ओके, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करें। जैसे कि ये पॉवर्टी लाइन है तो ये पुअर है और ये नॉन पुअर है। अब अगर 2400 कैलोरी मिल रहा है और 2100 कैलोरी मिल रहा है, 2400 कैलोरी जो पर्सन पर डे रूरल एरियाज में खाने को मिला है, 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में मिल रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आता है। सिंस पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, वो ज़्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट्स वाई उनको ज़्यादा कैलोरी का फूड मिलना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत सारी कमेटीज़ भी आई थी रिलेटेड टू पॉवर्टी, लाइक अलगा कमेटी हुआ या फिर यस वेट अ सेकेंड, दिस वन, यस। आप इसमें देख सकते थे ये जो फिगर है किस तरीके से ये फिगर में डिफाइन किया गया कि भाई रूरल परसेंटेज कितना था या फिर अर्बन में कितने परसेंटेज की पॉवर्टी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या डिफाइन की थी। अभी आप देख रहे हो कि नीति आयोग जनरली ये डिफाइन करता है कि कौन कैटेगरीज में आ रहा है, कितना रुपए देना चाहिए, कितना कई कमेटीज इसमें डिसाइड की गई थी। ओके, आप यहाँ से देखिए, हाँ तेंदुलकर कमेटी, जनरली तेंदुलकर कमेटी को ही मेन फोकस्ड कमेटी माना जाता है जनरली पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए। ओके, इसमें लकड़ावाला कमेटी भी है, रंगराजन कमेटी, ये सब तेंदुलकर कमेटी के बाद ही रंगराजन कमेटी है। किस तरीके से ये डिफाइन कर रहे हैं कि कितने रुपएस का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए किनको, पीपल्स को, जो भी वो डिफाइन कर देंगे। ये इसमें पुअर की कैटेगरीज में आ रहे हैं और नॉन पुअर की कैटेगरीज में आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी बहुत देखने को मिली है। कई स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे नहीं है, बहुत ही पुअर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा है, तो यहाँ पे पुअर की पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि ये ना तो आप कह सकते हैं कि इनको जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब प्रोवाइड करा पा रहे हैं सही से, रेगुलेशन ऑफ द लेबर लॉज नहीं है सही से, तो दैट्स वाई क्या है पॉवर्टी यहाँ पे डे बाई डे बढ़ती गई थी। अब नाउ गवर्नमेंट गोइंग टू कंट्रोल दिस थिंग। अब मैन जनरली क्या माना क्या जाता है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, कि बोला जाता था कि जब ब्रिटिश इंडिया नहीं आए तो उससे पहले इंडिया को क्या बोला, सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को। तो कब से स्टार्ट हुए, वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या कहते हैं, द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined the traditional handicraft and discouraged development of industry like textile. The low rate of growth persisted until the 1980s